चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद से न्यू चैप्टर 8 के बाद 12 है ना, 12 चैप्टर आ रहा है ना अपना। यस सर। तो 12 चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सरफेस सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आपका 12 चैप्टर होगा। इसमें सब्जेक्ट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा नहीं तो फार्मूले हैं और कुछ नया भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें सोच करके और पुराने जो अपने फार्मूले हैं बस वही अप्लाई करना है। क्लियर दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है आप लोगों को? सर बीच बीच में ब्लर हो जाता है। अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो इसमें हमें दो फार्मूले याद रखना है, एक तो एरिया ऑफ सर्कल का और दूसरा है एरिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है निखिल, तनिष्क? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, वेयर आर इज रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर या पाई इंटू डी, ये दोनों ही फार्मूले होते हैं। तो यहां भी आर जो है रेडियस है और डी का है डी ई डायमीटर, डी जो है उस सर्कल का डायमीटर है। तो ये स्टार्टिंग में तो बस फर्स्ट एक्सरसाइज में इतने से ही अपना काम चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मात्र ये दो फार्मूले ही से ही अपना काम चल जाएगा, इसके अलावा और कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं हुआ है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है द रेडियस ऑफ ए सर्कल और 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। इसे बता रहे कि दो सर्कल से एक की रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर, इसको मैं R1 कहता हूं। एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लेते हैं कि R2 है। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल है जो जिस सर्कल का सरकमफ्रेंस
इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, मतलब इन दोनों का जो सम है वह इसकी रेडियस के इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो हमें इसका रेडियस बताना है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये बताना है बेटा कि आर कितना होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है circumference of resulting sphere, a resulting circle is equal to sum of circumference of given two circles। इन दिए गए दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। तो सरकमफ्रेंस का भी फार्मूला बताया था बेटा, इसके सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिख दिया। इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो इसको मैं 2 पाई r1 कह सकता हूं क्योंकि इसकी रेडियस r1 है, और इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r2, इसकी रेडियस r2 है। अब आप चाहो तो राइट साइड से 2 पाई को कॉमन कर दो, ये हो जाएगा r1 प्लस r2, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा r इक्वल टू r1 प्लस r2। r1 इक्वल टू कितना है, तो इसका 19 है और r2 कितना है 9 है। इन दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस मिल गई रिजल्टिंग सर्कल की 128 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of two circles। सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या बताया गया है कि जो रिजल्टिंग सर्कल है उसकी एरिया दिए गए दोनों सर्कल की एरिया के सम के इक्वल है, तब रेडियस फाइंड करके बतानी है। इसमें जो रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस r1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा सर्कल ये ऐसा है जिसकी रेडियस r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और इन दोनों की एरिया का जो सम है, एरिया का सम वह एक रिजल्टिंग स्फीयर रिजल्टिंग सर्कल के एरिया के इक्वल है और इसकी रेडियस कितनी है r है। तो हमें फाइंड करके बताना है कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो यहां भी हम वही लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रिजल्टिंग सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज of given circles। तो कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रिजल्टिंग सर्कल मतलब ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका इक्वल टू इसका एरिया कितनी होगी, तो पाई r1 स्क्वायर और इसकी एरिया हो जाएगी पाई r2 का स्क्वायर। इसमें से राइट साइड से पाई को कॉमन निकाल दें तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऐसा बनेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू r1 के प्लेस पे क्या लिख दें, ये 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, r2 के प्लेस पे 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 इक्वल टू हो जाएगा 100।
तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या मिलेगा, √100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो आपने अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? कार जो है जो कि 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो ये पूछा है कि 10 मिनट में उसका व्हील कितनी बार चक्कर लगाएगा यदि व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर हो। देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डायामीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर। ये मीटर में 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में चेंज हो गया। तो देयर को इसकी रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू 0.80/2 इक्वल टू 0.40 मीटर। ये इसकी रेडियस होगी बेटा। ठीक है, व्हील की रेडियस में निकाले तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो हमें सर्कमफ्रेंस ही तो निकालना है। रहने दो बेटा, डायमीटर से डायरेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद दे रखा है टाइम, दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम दे रखा है। कार की जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर देते हैं। तो मीटर में चेंज करें तो 66 को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 1 आवर है तो 1 × 60 कर देंगे। तो ये इसका यूनिट जो है मीटर पर मिनट में बदल गया है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कुल मिला के आ जाएगा 1100 मीटर पर मिनट के रेट से कार जो है रन कर रही है। मतलब 1 मिनट में 1100 मीटर वह चल रही है। एक मिनट में 1100 मीटर वह चल रही है। अब हम लोगों को यह फाइंड करना है कि 10 मिनट में कुल कितनी डिस्टेंस चलेगी। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना चलेगी बेटा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 1100 मीटर चल रही है। तो 10 × 1100 इक्वल टू हो जाएगा 11000 मीटर। मतलब 10 मिनट अगर कार को चलाया जाता है तो इतने मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। अब ये कह रहे हैं कि व्हील जो है 10 मिनट में कुल कितनी बार घूमेगी। तो हम देखते हैं कि अगर व्हील, जैसे मान लीजिए कि व्हील है, यह व्हील अगर एक बार इस तरीके से कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये व्हील यहां से चलना स्टार्ट करी और इसे घूमते 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 आई तो कुल कितना डिस्टेंस इस पे रोड पे चलेगी। जैसे मान लीजिए कि व्हील कहीं अब यहाँ पे आ गई चुकी है, ये व्हील यहाँ पे आ गई, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो जितना इसकी लेंथ होगी बाउंड्री उसी के बराबर चलेगी। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, पाई × d के बराबर हो जाएगा। पाई × d के बराबर होगा। यहां से
ए से लेकर के बी तक, ये जो डिस्टेंस होगा पाई इंटू डी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि व्हील के द्वारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कवर किया गया डिस्टेंस उस व्हील के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। यहां आप लिख लेते हैं, सिंस डिस्टेंस कवर्ड in one complete revolution by wheel equal to pi into d। तो पाई 22/7 और d कितना है, तो d ऑलरेडी हमारा 0.80 है, 0.80। तो ये कुल मिला के हो गया आपका 17.60 मीटर अपान में 7। इतना हो जाएगा। एक बार एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर व्हील लेती है तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। अब हम लोग को फाइंड करना है कि इतनी डिस्टेंस कवर करने में व्हील के द्वारा कुल कितने रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में जितनी डिस्टेंस गई होगी, तो 10 मिनट में ये डिस्टेंस चल रही है 11,000 डिवाइडेड बाई एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चल रही है, तो 17.60 अपान में 7। ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11,000 इंटू में 7 होल अपान 17.60। ये डेसिमल हटाओगे तो 11,000 इंटू में 7 इंटू में 100 लगा दो और नीचे 1760 लिख दो। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल कर दो, 11 1 जा 11 6 जा और ये कट जाएगा 100। 4 से कैंसिल कर दो, 4 4 ये हो जाएगा 25। इस 4 से इसको कैंसिल कर दो, ये भी हो गया 25। 25 इंटू 25 ये होगा 625 इंटू में 7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 6 जा 42 प्लस 1 43। ये रिवॉल्यूशन इतनी बार चक्कर लगाएगी। पहिया जो है व्हील जो है कार का 10 मिनट अगर चलाते हैं तो ये 4375 रिवॉल्यूशन वह मूव करेगी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये कह रहा है कि पेरीमीटर एंड एरिया, किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हैं तो उस सर्कल की रेडियस कितनी है, अगर न्यूमेरिकली इक्वल है तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अगर मैं मान लेता हूं कि उस सर्कल की जो रेडियस है r है तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी πr², और उसी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा तो 2πr हो जाएगा। देखो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो गया, r इक्वल टू कितना आ गया 2, तो r इक्वल टू 2 यूनिट। यही ऑप्शन है बेटा, यही आंसर है और आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं।
फिर कल उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट साइज का बेसिक देख लीजिए फटाफट। बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 12.2। इसमें आपको इस तरह से कोई अगर सर्कल दिया गया है, ये सेंटर है, तो इस सर्कल में यदि इस तरह से कोई भी दो रेडियस ले ली जाए, रेडियस, तो ये जो रीजन है AOB, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। अगर ये एंगल मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, इसकी रेडियस यदि r हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पहला है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अच्छा, ये नीचे वाले, ऊपर वाले का तो एरिया ऑफ मेन माइनर सेक्टर बोल दो बेटा, माइनर सेक्टर, ये छोटे वाले के लिए। और इसी तरह से अगर मैं ये बाहर की एरिया की बात करूं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर ये होता है 360 माइनस थीटा होल अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये एंगल निकाल लेंगे और इस एंगल के हेल्प से 360 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। बाकी सारे फार्मूले वही रहेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोगों को तीसरी चीज फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेगमेंट। थर्ड में है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या कहलाता है? तो देखो, सेगमेंट के लिए यहाँ पे इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये कुछ ऐसा, ये कहलाएगा सेगमेंट। ये सेगमेंट कहलाता है बेटा, सेगमेंट। ये एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये होता है बेटा फार्मूला। मतलब ये है कि सेक्टर, ये देखो सेक्टर का ही फार्मूला लिखा है मैंने। ये क्या लिखा है? ये जो सेक्टर का था वही सेक्टर का फार्मूला है। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल AOB की एरिया को माइनस कर दें तो ये साइडेड रीजन हमें मिल जाएगा। ये वाला जो साइडेड रीजन है, ये साइडेड रीजन हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। अच्छा, मेजर सेगमेंट की बात करें बाहर का, तो फोर्थ में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल की एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, अगर पूरे सर्कल की एरिया में से इस माइनर सेगमेंट की एरिया को माइनस कर दें तो भी हमें मिल जाएगा। अब इसमें आता है कि लेंथ ऑफ आर्क, जैसे ए से बी तक ये लेंथ कितनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, ये होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। फार्मूला यही रहता है, बस ये जो एरिया का फार्मूला लगा है उसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं? सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाते हैं। तो ये लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ये आर्क की लेंथ होगी बेटा, ये स्मॉल आर्क की। अब इसके बाद एक क्वाड्रेंट भी होता है, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए आप लिख सकते हो 90 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या सीधे सीधे इसको पाई आर स्क्वायर अपान 4 भी लिख सकते हो। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि किसी सर्कल को यदि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें से हर पार्ट कितना इक्वल होंगे, तो किस सर्कल की एरिया को 4 से डिवाइड कर दो तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देख लो क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। 7 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। और एक और देख लो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बस इतने फार्मूले हम लोग को याद रखना है और इतने ही फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन हो जाएंगे इसके।